क्या आप सोच सकते हैं कि देश की सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाला कोई सॉलिड बिजनेस हर साल 900 करोड़ रुपए का टर्नओवर बना सकता है? एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क जो सिर्फ बॉर्डर पार नहीं कराता बल्कि कुछ ही दिनों में अवैध घुसपैठियों को भारत का पक्का सिटीजन भी बना देता है। वेस्ट बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी की टीएमसी गवर्नमेंट की विदाई होती है और बीजेपी की नई गवर्नमेंट आती है, बॉर्डर से एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे बॉर्डर पार से होने वाले 900 करोड़ रुपए के घुसपैठ सिंडिकेट को। कैसे काम करता था ये नेटवर्क, कैसे चावल की बोरी और एल्युमिनियम के कटोरे से बनते थे फेक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, और अब शुभेंदु सरकार के आते ही ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा बिजनेस अचानक ठप हो गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले इस पूरे खेल के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बनगांव सब डिवीजन से लेकर सुंदरबन तक करीब 1000 ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स थे जहां से भारत में अवैध घुसपैठ कराई जाती थी। घुसपैठ के इन सीक्रेट पॉइंट्स को दलालों की लोकल लैंग्वेज में घाट कहा जाता है। कैन यू इमेजिन कि हर एरिया के 5 घाटों से रोज 30 से 35 लोगों को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कराई जा रही थी। बॉर्डर पार करने वाले हर एक शख्स को लोकल लैंग्वेज में धुर कहा जाता था। खेल की शुरुआत होती है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ कराने के लिए रेट फिक्स था। बांग्लादेश में बैठे दलाल घुसपैठ करने वाले हर शख्स से 15,000 टका यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 11,500 रुपए लेते थे। इस 11,500 रुपए में से 3,000 रुपए भारत के बैठे दलालों को मिलता था। और मजे की बात सुनिए, घुसपैठ का धंधा करने वाले ये दलाल टेक्नो सेवी भी थे, इसलिए वो पैसा का सारा लेन देन कैश में नहीं करते थे बल्कि इसके लिए वो बी कैश ऐप का इस्तेमाल करते थे। अब ये बी कैश ऐप जो है वो बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस है। इसे आसान भाषा में बांग्लादेश का पेटीएम भी कहा जा सकता है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक एरिया के 5 घाटों से हर दिन 30 से 35 लोग बॉर्डर पार कर रहे थे। अगर पूरे बंगाल के 1000 घाटों का हिसाब लगाएं तो ये रकम हर महीने 70 से 80 करोड़ रुपए होती है, यानी सालाना 800 से 900 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए बॉर्डर के दोनों तरफ कमाल का कोऑर्डिनेशन होता था। कम्युनिकेशन के लिए ये लोग बॉर्डर पार के क्रॉस बॉर्डर सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि भारतीय एजेंसीज इन्हें ट्रेस ना कर सकें। क्रॉस बॉर्डर सिम कार्ड्स या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल सिम वो स्पेशल सिम कार्ड होते हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में काम करते थे। विदेश यात्रा के दौरान अपने डोमेस्टिक सिम पर कॉस्टली रोमिंग चार्जेस देने की बजाय ऐसे सिम को यूज करके बिना इंटरप्शन के इंटरनेट डेटा, कॉल्स और मैसेजेस का लाभ उठाया जा सकता है। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ कराने के लिए बांग्लादेश की तरफ से मौजूद बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की नजरों से बचाकर लोगों को सीमा तक लाया जाता था। इसके बाद इंडिया साइड में एक्टिव होते थे लाइनमैन। ये लाइनमैन भारत के बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर नजर रखते थे। वो घंटों धान और जूट के खेतों में छिपे रहते थे। जैसे ही बीएसएफ की टीम आगे निकलती और क्लियर सिग्नल मिलता, ये तुरंत घुसपैठियों को बॉर्डर पार करा देते। बॉर्डर पार कराने के बाद काम खत्म नहीं होता। इसके बाद पश्चिम बंगाल में लोकल गाइड्स की एंट्री होती है। इनका काम होता था इन अवैध घुसपैठियों को लोकल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और वहां से सियालदह या फिर हावड़ा जैसे बड़े रेलवे स्टेशन के जरिए कोलकाता और देश के दूसरे हिस्सों में सुरक्षित पहुंचाना। और हाँ, इस ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अलग से चार्ज किया जाता था। अब आता है इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक हिस्सा, फेक आईडीज का पैरेलल नेटवर्क। भारत में परमानेंटली बसने के लिए सिर्फ बॉर्डर पार करना काफी नहीं है, पेपर्स भी चाहिए होते हैं। और इसमें मदद करते थे कुछ करप्ट लोकल पंचायत नेता और म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ एक और गेम समझिए। फेक डॉक्यूमेंट्स तो आज बन रहे हैं, लेकिन दिखाना तो बहुत पुराना है। अब कागज से तो पकड़ में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी हाल फिलहाल के हैं, पुराने नहीं हैं। तो अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर पुराना दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल में बैठे दलालों ने एक गजब की ट्रिक आजमाई। फेक बर्थ सर्टिफिकेट को 1986 का यानी पुराना दिखाने के लिए नए बर्थ सर्टिफिकेट पर एल्युमिनियम के कटोरे से रगड़ रगड़ कर उस पर दाग लगाए जाते थे। फिर उस कागज को कई दिनों तक चावल की बोरी के अंदर दबा कर रखा जाता था ताकि उसका रंग पीला पड़ जाए और वो सचमुच पुराना लगे।
इस चालाकी की वजह से ये डॉक्यूमेंट्स कड़े सिक्योरिटी चेक से भी बच निकलते थे। तो फिर सालों से चल रहा ये नेटवर्क अचानक बंद कैसे हो गया? असल में नवंबर 2025 में जब वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया शुरू होती है, तभी से इस नेटवर्क पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब वेस्ट बंगाल में हाल ही में गवर्नमेंट चेंज हुई और बीजेपी की सरकार बनी। नई सरकार ने आते ही एक बेहद सख्त पॉलिसी लागू की, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। इस पॉलिसी और SIR प्रोसेस के तहत जांच इतनी कड़ी कर दी गई कि वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग सभी फर्जी या सभी अवैध नामों को सक्सेसफुली रिमूव कर दिया गया। जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन इतना कड़ा हो गया तो घुसपैठियों का आगे का रास्ता बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि हकीमपुर जैसे सीमा चौकियों पर अवैध प्रवासियों ने खुद बड़े पैमाने पर सरेंडर करना शुरू कर दिया और अब इस धंधे से जुड़े एजेंट्स या तो छिपते फिर रहे हैं या आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढ रहे हैं। अवैध घुसपैठ के इस सिंडिकेट का खुलासा आनंद बाजार पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाला कितना बड़ा सिस्टम हमारे बीच में एक्टिव था। गवर्नमेंट बदलने के बाद इस सिंडिकेट का टूटना एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सवाल भी छोड़ जाता है कि इतने सालों तक इस पर आंखें क्यों मूंदी गई। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए नौ द नेशन गरिमा के साथ।